मॉर्निंग बच्चों। हमने कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण एवं शुद्धिकरण अध्याय के अंतर्गत अभी तक उनके शोधन की प्रक्रियाओं और तरीकों को देखा। इसके बाद हमने उसका गुणात्मक विश्लेषण देखा और अब हम गुणात्मक विश्लेषण करने के बाद की स्टेप में आते हैं। जब हम किसी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके शुद्ध रूप में प्राप्त करने के पश्चात उसमें कंपोजिशन, उसके संगठन को जानने की जरूरत होती है। और जब ये मालूम चल जाता है कि उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं तो हमें उन तत्वों की भारात्मक यानी मात्रात्मक विश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम उस संबंध में अध्ययन करेंगे कि कोई भी तत्व किसी कार्बनिक यौगिक में विद्यमान है तो वह कितनी मात्रा में, कितने ग्राम, मतलब मात्रा में, भार के रूप में कितना मौजूद है। तो अब हम देखेंगे कार्बनिक का भारात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस अब हम कार्बनिक यौगिकों का करने वाले हैं। इसमें जैसा कि हमने इसके संगठन को जानने के समय जाना था कि इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हो सकते हैं, तत्वों के रूप में मौजूद हो सकते हैं कार्बनिक यौगिकों में। तो ये तत्व अगर उपस्थित हैं तो इनकी भार के रूप में प्रतिशत मात्रा कितनी हो सकती है, उसके लिए हम वन बाय वन एक एक तत्वों को लेकर देखते हैं कि इनको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन का आकलन। कार्बन और हाइड्रोजन का आकलन हम लीबिंग विधि से करते हैं। लीबिंग विधि के माध्यम से कार्बन और हाइड्रोजन का आकलन करने से संबंधित चित्र बोर्ड में लगा हुआ है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब इस उपकरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहित ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का दहन किया जाता है इस भट्टी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, H2O बनता है, और उसकी मात्रा को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित करके उसकी प्रारंभिक और अंतिम मात्रा के अंतर को निकालकर गणना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस उपकरण को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक नली होती है, उस उपकरण के प्रारंभ में एक भट्टी से जुड़ी हुई रहती है, ये भट्टी है। इस भट्टी से संबंधित नली में शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। शुष्क ऑक्सीजन, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। इस नली में जो भट्टी है इसके अंतर्गत एक ट्यूब है जिसमें कॉपर की गाज एक पट्टी लगी हुई होती है, ये कॉपर गाज है। नीचे एक ट्रे है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को रखा जाता है। इसमें वो कार्बनिक पदार्थ रखा जाता है जिसकी निर्धारित मात्रा लेकर हम दहन करने वाले हैं। इसके पश्चात कॉपर ऑक्साइड की एक जाली होती है। इसके बाद फिर एक कॉपर ऑक्साइड का गाज लगा हुआ होता है, पट्टी लगी हुई होती है, जाली लगी हुई होती है, CuO लिखा हुआ है यहाँ पे, CuO गाज। ये एक भट्टी है जिसके अंतर्गत ये दहन की प्रक्रिया होती है। इस दहन प्रक्रिया के उपरांत जो निकलने वाली गैसें हैं वो एक U ट्यूब में, U आकार की ट्यूब से होकर गुजरती है। इस U आकार की ट्यूब में सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस प्यूमिस का मिश्रण भरा हुआ होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का काम नमी को, जल की मात्रा को अवशोषित करना होता है। यहां से जो गैसेस निकल रही हैं, नमियां निकल रही हैं, वो आगे एक राउंड फ्लास्क में पहुंचती हैं। राउंड फ्लास्क में पहुंचती हैं, ये इसको स्टैंड के द्वारा अपन कर लेते हैं। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरा हुआ होता है। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन का काम इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करना होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है।
इसे इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम फिर कनेक्ट कर देते हैं एक कैल्शियम क्लोराइड से भरी हुई एक नली से। कैल्शियम क्लोराइड जल का अच्छा अवशोषक होता है और ये इसमें नमी को प्रवेश नहीं करने देता, बल्कि इसमें उपस्थित नमी जो यहाँ जाती है उसको भी अवशोषित करता है। इस तरह से हम कार्बन और हाइड्रोजन के एक साथ आकलन करते हैं, जिसमें हम जिसको लिबिंग विधि कहते हैं उसके लिए हम ये उपकरण प्रयोग में लाते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके माध्यम से हम कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा का निर्धारण कैसे करते हैं, उसकी गणना कैसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, जो लिबिंग विधि में, जो अभिक्रिया, ये प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फ्लास्क था और कैल्शियम क्लोराइड का जो नली है उसका हम वजन ले लेते हैं। वो वजन माना M1 है और M2 है। ये वजन प्रारंभिक वजन है। प्रारंभिक द्रव्यमान कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली का प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर M2। जो कार्बनिक पदार्थ हमने लिया है उसका द्रव्यमान हम W मानते हैं, माना। बराबर W। अब जब ये अभिक्रिया हो जाती है तो इसके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नमी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से युक्त फ्लास्क के द्वारा और कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित की जाती है। तब उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण पश्चात नली का द्रव्यमान KH फ्लास्क, ये फ्लास्क, इसे भी फ्लास्क कर लेते हैं। द्रव्यमान बराबर M3 और कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली का H2 नमी के अवशोषण पश्चात नमी अवशोषण पश्चात द्रव्यमान बराबर M4। मैं इसे मिटाता हूं और हम गणना के अगले बिंदुओं को लिखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
विलयन से युक्त फ्लास्क का अंतिम द्रव्यमान और प्रारंभिक द्रव्यमान का अंतर हम लें तो हमें उस फ्लास्क में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित हुई है उसका द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर M3 माइनस M1। इससे पहले हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड जिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फ्लास्क में था उसका प्रारंभिक द्रव्यमान M1 लिया था और जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हुई तो द्रव्यमान लिया M3। तो M3 ज्यादा हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो चुकी थी, तो M3 में से M1 हटाने पर उसमें अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमको प्राप्त हो जाएगी। अब हम जानते हैं, अब हम पहले गणना कर रहे हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा की, कार्बन की प्रतिशत मात्रा की, तो इसलिए हम कार्बन वाला ही हिस्सा ले रहे हैं जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले फ्लास्क में अवशोषित हुई थी। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार होता है 44 ग्राम, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन का 16 और 16। तो कार्बन के हो गए 12, कार्बन 1 है और प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 2 गुणित 16 अर्थात 12 धन 32 जो कि बराबर हो गए 44 के। चूंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन उपस्थित है, इसलिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा होगी 12/44। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन का परमाणु है अर्थात 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा होगी 12/44। हम इसके आगे के पद को, आगे के स्टेप्स को यहां लिखते हैं। मैं इसे एक लाइन के द्वारा पृथक कर ले रहा हूं जिससे कि इसके बाद वाली चीजों को हम यहां देख सकें। हमने कार्बनिक पदार्थ लिया था W ग्राम। जब 1 ग्राम में इतना 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा 12/44 है, तो W ग्राम पदार्थ में, चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी पदार्थ से निकली थी, इसका मतलब ये जो कार्बन की मात्रा है उसी पदार्थ से निकली हुई कार्बन की मात्रा कहलाएगी। तो W ग्राम पदार्थ में कार्बन बराबर 12/44 ग्राम। तो 1 ग्राम पदार्थ में, W ग्राम पदार्थ में इतना कार्बन, तो 1 ग्राम पदार्थ में कार्बन बराबर 12/44 गुणित W। सॉरी, यहां मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हमने जो कार्बन अवशोषित हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अवशोषित हुई थी वो थी M3 माइनस M1। M3 माइनस, ये अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है M3 माइनस M1। तो M3 माइनस M1
कार्बन डाइऑक्साइड में मैं इसे फिर से थोड़ा बेहतर ढंग से लिख लूं। तो हम सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं, आगे स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें। इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिखना चाह रहा हूं। तो चूंकि हमारे पास M3 माइनस M1 ग्राम मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवशोषित हुई थी, तो उसमें कितना कार्बन होगा, तो उसकी मात्रा आ जाएगी में कार्बन बराबर 12/44 गुणित M3 माइनस M1। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अवशोषित हुई थी वो उसी कार्बनिक पदार्थ में से थी जो W ग्राम हमने प्रारंभ में लिया था। तो W ग्राम पदार्थ में कार्बन बराबर 12/44 गुणित M3 माइनस M1 अपॉन W। अगर हमें इसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो हमें यह मात्रा 100 में ज्ञात करनी पड़ेगी, इसलिए हम एक स्टेप और लेते हैं। अतः 100 ग्राम पदार्थ में कार्बन बराबर हो जाएगा 12/44 मल्टीप्लाइड M3 माइनस M1 अपॉन W इंटू 100। अतः इसी को हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा कहेंगे, जिसे हम शाब्दिक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 12/44 गुणित कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषित मात्रा बटे कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लें, फिर हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा देखते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूं और अब हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए भी हम इसी प्रकार के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब ने हाइड्रोजन की मात्रा को पानी के रूप में अवशोषित कर लिया था और जिसके प्रारंभिक और अंतिम द्रव्यमान को हमने घटाया था, तो हमने ये पाया था कि H2O की अवशोषित मात्रा बराबर M4 माइनस
M1 सॉरी M4 माइनस M2। ये पानी की अवशोषित मात्रा थी जो कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न हुई थी और जो कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित की गई थी। पानी का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर 18। हाइड्रोजन के 2 धन ऑक्सीजन का 1 मतलब 16, 16 और 2 18। इसलिए 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2। अतः 1 ग्राम पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18। इसलिए हमारे पास कितना पानी अवशोषित किया गया था उस कार्बनिक पदार्थ से? M4 माइनस M2। अतः M4 माइनस M2 ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणित M4 माइनस M2। क्योंकि ये पानी के अणु उसी W ग्राम का प्रारंभिक में हमने जो कार्बनिक पदार्थ लिया था उसमें से प्राप्त हुए हैं, अतः हम लिख सकते हैं अतः W ग्राम पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणित M4 माइनस M2। तो 1 ग्राम में इसलिए 1 ग्राम में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणित M4 माइनस M2 अपॉन W। मैं ये ऊपर की पंक्ति मिटा रहा हूं बच्चों, जिससे कि हम इसके आगे के स्टेप को यहां देख सकें। ये आपने नोट कर लिया होगा। जैसा कि इससे पहले हमने कहा कि हम भार का आकलन प्रतिशत के रूप में करते हैं सुविधा के लिए, तो यहां पर हम प्रतिशत में ये मात्रा निकालने के लिए हमें 100 में इसकी मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। इसलिए 100 ग्राम पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणित M4 माइनस M2 अपॉन W इंटू 100। शब्दों में लिखे हम तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 2/18 गुणित पानी की अवशोषित मात्रा अपॉन कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100। मैं इसे मिटा रहा हूं और इस सूत्र की सहायता से हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कर सकते हैं।
हमने हाइड्रोजन और कार्बन की प्रतिशत मात्रा देखी, अभी निकालना, ज्ञात करना। मैं इसे मिटाता हूं और हम देखेंगे कि किस प्रकार अन्य तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों की प्रतिशत मात्रा के पश्चात हम देखते हैं ऑक्सीजन का आकलन। जैसा कि इसके गुणात्मक विश्लेषण के सामने हमने बात किया था कि ऑक्सीजन का अप्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण किया जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा हम डायरेक्टली नहीं निकालते, वरन अन्य तत्वों को निकालने के पश्चात हम ऑक्सीजन की मात्रा को मान लेते हैं। जैसे कि इसमें 100% कोई पदार्थ है, हमारे पास में पूरा पदार्थ है, तो उसमें अन्य तत्वों की गणना, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अन्य तत्व अगर उपस्थित है तो उनकी गणना करते हैं, और उनकी गणना करने के पश्चात समस्त योग को 100 में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ऐसा करने पर जो मात्रा बच जाती है वो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कहलाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए कोई प्रत्यक्ष तरीका नहीं है, इसे हम अप्रत्यक्ष तरीके से ज्ञात करते हैं। अब हम नाइट्रोजन का आकलन कैसे करते हैं ये देखते हैं। नाइट्रोजन का आकलन करने की दो विधियां हैं, जिसमें से हम पहला ड्यूमा विधि को देखेंगे। ड्यूमा विधि के लिए आवश्यक उपकरण के चित्र और प्रक्रियाओं को यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है, तो आइए हम देखते हैं कि ड्यूमा विधि में किस प्रकार इसको समझा जा सकता है। ड्यूमा विधि भी कार्बन और हाइड्रोजन के आकलन की विधि की तरह ही एक भट्टी है, एक हिस्सा है जहां पे दहन की प्रक्रिया होती है कार्बनिक पदार्थ के, और ये दहन शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड इस नली के द्वारा प्रवेश करती है। इस भट्टी के अंदर की जो एक कांच की पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड की एक जाली लगी होती है, CuO कॉपर ऑक्साइड। एक जाली लगी होती है, एक हिस्सा लगा होता है जिसमें पदार्थ, जिसका हमने W ग्राम प्रारंभिक मात्रा ली हुई है, वो रखा हुआ होता है। इसके अलावा कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड के बड़े बड़े कण यहाँ पे लगे हुए होते हैं, और कॉपर का चमकीला सर्पिल आकार की एक ट्यूब भी यहाँ पे लगी हुई होती है, एक जालीनुमा संरचना यहाँ पे लगी हुई होती है। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर से प्रवेश करती है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के कण और उनकी पट्टियों और उस सर्पिल आकार के कॉपर की उपस्थिति में इस पदार्थ का दहन होता है। कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में दहन के पश्चात जो पदार्थ निकलते हैं, जिनमें से अगर कार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती है, क्योंकि वो प्रवाहित भी हो रही होती है यहाँ से। इसके अलावा पानी है वो वाष्पित हो जाता है, वो संघनन के द्वारा निकल जाता है। अगर इसमें नाइट्रोजन मौजूद है तो वो N2, अगर हम कार्बनिक पदार्थ में जो नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में नाइट्रोजन गैस के रूप में यहाँ से नाइट्रोमीटर में प्रवेश करती है। N2 नाइट्रोमीटर में प्रवेश करती है। N2 यानी नाइट्रोजन के साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये समस्त ऑक्साइड फिर अभिक्रिया करके कॉपर से और फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार समस्त नाइट्रोजन नाइट्रोमीटर में प्रवेश करती है। जो
नाइट्रोजन अगर बच गई है यहाँ पे, उसको शुष्क कॉपर डाइऑक्साइड के फिर से हम प्रवाहित करते हैं, जिससे बची हुई नाइट्रोजन भी इस नाइट्रोमीटर में प्रवेश कर जाए। जो कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जो नाइट्रोमीटर में भरा हुआ होता है उसमें अवशोषित कर ली जाती है। तो इस तरीके से इस नाइट्रोमीटर में नाइट्रोजन ही रह जाती है। इसके साथ एक और नली बनी हुई है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को विलयन डालकर हम उनका लेवल बराबर कर लेते हैं इन दोनों में, और उस स्थिति में नाइट्रोजन गैस का आयतन की गणना कर लेते हैं। इस तरीके से इस प्रक्रिया में शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है और उसके आयतन को नोट कर लिया जाता है। आइए अब हम इन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन के आयतन की सहायता से फिर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करते हैं। माना पदार्थ की मात्रा बराबर W ग्राम। एकत्र नाइट्रोजन का आयतन बराबर VMM। VML। कमरे का तापमान, जिस तापमान में ये प्रक्रिया हुई उसका तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडलीय दाब बराबर P। T डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव बराबर रो mm। ये कुछ आंकड़े हमको इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। अब हम एनटीपी पर गैस का आयतन और प्रयोग द्वारा प्राप्त गैस के आयतन के माध्यम से हम गणना करते हैं, जिसे हम यहां करते हैं। प्रयोग मैं इसे मिटा दूं इसको, जिससे कि इसकी गणना करने में देखने में आपको सुविधाएं होंगी। तो यहां की बजाय हम अगला जो प्रोसेस है उसको यहां लिखते हैं। प्रयोग द्वारा प्राप्त N2 का आयतन, प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रेक्षण एक मिनट, प्रयोग द्वारा प्राप्त आंकड़े, और दूसरे हिस्से में हम लिख लेते हैं एनटीपी पर आंकड़े। P बराबर जो दबाव है वो
वायुमंडलीय दाब में से जो जलीय तनाव द्वारा उत्पन्न जो दाब था उसका अंतर वास्तविक अंतर होगा, तो P बराबर हो जाएगा P1 बराबर P माइनस रो। ये P नाइट्रोजन का जो वायुमंडलीय दाब था, वायुमंडलीय दाब है, और रो जो है वो जलीय तनाव है। तो वायुमंडलीय दाब में जो जलीय तनाव को माइनस करेंगे तो वो जो प्रारंभिक दाब हमको दाब प्राप्त होता है। V1 गैस का नाइट्रोजन प्रयोग द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन V2 था, VmL है, वो V यहां पे आ गया, ये P1 V1 बराबर VmL। T1 केल्विन में अगर लिखें, जो तापमान हमने लिया था वो T डिग्री सेंटीग्रेड लिया था, इसे हम अगर केल्विन में बदलें तो इसमें 273 को जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे मैं लिख सकता हूं T प्लस 273 केल्विन। इसी प्रकार एनटीपी पर हम प्रेशर P2 बराबर होगा 760 mm नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आंकड़े। V2 हमें फाइंड आउट करना है, हमें प्राप्त करना है V2 का मान, इसलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। T2 बराबर हो गया 273 केल्विन, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये दाब है और ये तापमान है, ये आयतन हमें ज्ञात करना है। अब गैस समीकरण के सूत्र के माध्यम से हम गणना करेंगे। मुझे यहां पे फिर मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस हिस्से को आप नोट कर लीजिए। इसे मैं मिटाता हूं। गैस समीकरण P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से हम इसमें मान रखेंगे, तो हम ये पाते हैं P1 का मान हुआ P माइनस रो इंटू V1 का मान हो गया V, जो हमें गैस का आयतन प्राप्त हुआ था गणना में। T1 का मान हमने देखा था T प्लस 273 केल्विन बराबर, ये जो हिस्सा है एनटीपी पर प्राप्त आंकड़ों का था, P2 का मान 760 mm अपॉन इंटू, मैं इसे मिटा रहा हूं इस समीकरण को, या इसे थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, इस हिस्से को मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, या इसे मिटा देता हूं। 1 मिनट, आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पे आ जाएगा P2 मीन्स 760, V2 हमको ज्ञात करना है, और T2 मतलब 273। इस समीकरण से V2 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V2 बराबर हम लिख सकते हैं, इस V2 का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो 273 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 760 इधर आ जाएगा, तो हमें V2 का वैल्यू मिलेगी P माइनस रो इंटू V इंटू 273 अपॉन T प्लस 273 इंटू 760। ये V2 का मान हमें यहां पे प्राप्त होगा।
इसे आप नोट कर लें। तो हम इसके आगे के स्टेप्स को लिखें। क्योंकि हम जानते हैं कि एनटीपी पर 22,400 ml आयतन नाइट्रोजन किसी भी गैस के आयतन में उसके अणुभार के बराबर आयतन विद्यमान होता है गैस का। अतः 22,400 ml आयतन में नाइट्रोजन की मात्रा होगी 28। तो 1 ml आयतन में ये मात्रा कितनी होगी? एक ml आयतन में N2 की मात्रा बराबर 28/22,400। तो V2 ml आयतन जो हमें प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ, तो V2 ml आयतन में प्राप्त N2 बराबर हो जाएगा 28/22,400 गुणित V2। ये पदार्थ की मात्रा जो हमें प्राप्त हुई है, नाइट्रोजन की जो मात्रा प्राप्त हुई है, ये इसी W ग्राम पदार्थ से प्राप्त हुई थी। W ग्राम पदार्थ से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा हमें जो मिल रही है, तो हम इसे W ग्राम पदार्थ की मात्रा को मान सकते हैं, या W ग्राम पदार्थ से प्राप्त नाइट्रोजन बराबर 28/22,400 इंटू V2। इसके बाद आगे के हिस्से को मैं ऊपर लिखता हूं, जब तक आप इसे नोट कर लें। इसे मिटाऊं यहां पे मैं। चलिए इसको हम यहां आगे मिटाते हैं। इस हिस्से में देखिए, ये जो V2 की मात्रा हमें प्राप्त हुई है, ये W ग्राम पदार्थ से प्राप्त हुई थी। तो चूंकि हम प्रतिशत मात्रा निकालना चाह रहे हैं प्रत्येक तत्वों की, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए यही हिस्सा हमको 100 में प्राप्त करना पड़ेगा। अतः 100 ग्राम पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर 28 अपॉन 22,400 इंटू V2 अपॉन W इंटू 100। जहां V2 का मान हम इससे पहले निकाल चुके थे, जो मान P माइनस रो के रूप में एक फिगर, एक आंकड़े आए हुए थे, तो उस V2 के वैल्यू को हम यहां रखकर, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा यहां रखकर, और इस सूत्र की सहायता से नाइट्रोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। ड्यूमा विधि के माध्यम से इस प्रकार हम नाइट्रोजन तत्व की गणना कर सकते हैं। तो अभी तक हमने तत्वों के भारात्मक आकलन के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ड्यूमा विधि के आकलन के तरीकों को हमने देखा। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी दूसरी अन्य विधियां और दूसरे तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।